वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो हम लोग केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग उसका सारा कंसेप्ट जान चुके थे। आज हम देख लेते हैं कि ये केमिकल शिफ्ट जो होती है उसका स्केल किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मिनट का काम है। इसके बाद अपन लोग इसके फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपने केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टाइप के स्केल का यूज़ किया जाता है। एक डेल्टा स्केल होता है, एक टाउ स्केल होता है। टाउ स्केल जो है इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, डेल्टा स्केल को ही अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा स्केल जो होता है ना, डेल्टा और टाउ में रिलेशन देख लेते हैं। क्या होता है कि आपका जो टाउ स्केल जो होता है उसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी। अगर आप जो डेल्टा में जो वैल्यू आई है उसे 10 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास टाउ स्केल की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा जो अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने केमिकल शिफ्ट निकालना सीखा था, वो हमने डेल्टा वैल्यू ही निकालना सीखा था केमिकल शिफ्ट की, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, लाइक देखिए ये इस तरीके से अपना बनाते हैं अपन। तो ये जो अब मैंने बनाया है ये 0 और इस तरीके से इसकी वैल्यू शुरू होती है। जनरली इसकी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है 1 to 10 के बीच में वेरी करती है डेल्टा वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसमें ये जो 0 वैल्यू है ये किसकी होती है, आपकी रेफरेंस की होती है। रेफरेंस क्या था, आपका टेट्रामिथाइल सिलेन था, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि जिस तरीके से डेल्टा वैल्यू आएगी उस तरीके से आप यहाँ पे शो कर दोगे। यहाँ पे आपको एक जनरल ट्रेंड याद रखना है कि अगर आपका डाउन फील्ड होता है, देखो आपको याद करना है फॉर्मूला 4D फॉर्मूला। क्या 4D फॉर्मूला, ये आपकी ट्रिक है 4D, ठीक है। इस 4D में कौन कौन से 4 डी आते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। पहला डी का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। पहला ये डी का मतलब हुआ D1, ठीक है। पहला डी का ये मतलब हो गया। दूसरा डी आपको क्या बताता है, डेल वैल्यू हाई, डेल वैल्यू यानी कि डेल्टा, ये कैसे आपकी हाई होगी, ठीक है। तीसरा होता है डाउन फील्ड, और अब जब ये सारी चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसका मतलब इसी को अपन बोलते हैं अपन क्या, डीशील्डेड हो गए आपके 4 डी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको शील्डिंग डीशील्डिंग के बारे में बताया था कि यदि प्रोटॉन के पास अपना जो मॉलिक्यूल है उसमें यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने से क्या होगा कि जो अपना प्रोटॉन है उसके जो पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएंगे। उसकी शील्डिंग जो उसकी शील्ड थी वो कम हो गई। शील्ड कम होने से क्या हो गया, वो डीशील्डेड हो गया। डीशील्डेड होने से उसकी डेल्टा वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आती थी। और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो कैसा था, कम मैग्नेटिक फील्ड जो था यूज़ में आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो डेल्टा वैल्यू कैसी है, हाई है। इसका मतलब इधर मैं इस तरीके से शो कर देती हूँ कि अगर मैं लेफ़्ट की तरफ आती हूँ तो ये किसको शो करेगा, मेरे डीशील्डिंग को शो करेगा, और साथ में ये शो करेगा किसको, डाउन फील्ड को। और यदि मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे ये शील्डिंग को शो करेगा, क्योंकि शील्डिंग में डेल्टा वैल्यू कैसी होती है, आपकी कम होती है, क्योंकि वो शील्ड हो गया था। आपका इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ज़्यादा थे अपने प्रोटॉन के पास, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे। ज़्यादा होने से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड था वो भी ज़्यादा हो रहा था, और ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील होने वाला था, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड था, उसकी वैल्यू कम हो जानी थी। उसकी वैल्यू कम हो जाने से अपना जिस पर वो रेजोनेट हो रहा था वो फ्रिक्वेंसी भी कम हो रही थी। इसका मतलब शील्डिंग होने से आपकी डेल्टा वैल्यू कम होगी, और इसी चीज़ को अपन बोलते हैं क्या, अप फील्ड, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। ये आपका थोड़ा सा ये लास्ट क्लास में रह गया था, वो सीखना था। अब हम गौर करते हैं किस पे, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपने केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीशील्डिंग को बढ़ाएंगे या शील्डिंग को बढ़ाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहले आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसके लिए देखो अपन एग्जांपल लेते हैं। अपन ने लास्ट टाइम भी सीखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केन में। देखिए किस तरीके से, पहले मैंने ले लिया, मेरे पास मेथेन है, उसके बाद मैंने एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है एल्काइल ग्रुप से। कीजिए, पहले मैंने एक ही को किया, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री।
लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है मैंने, अच्छा बताइए सबसे पहले हाइड्रोजन में और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होगा, आप कार्बन ले लीजिए या फिर एल्काइल ग्रुप अपने कार्बन से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है कि मैंने अपने एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती जा रही हूँ मैं एल्काइल ग्रुप से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने से मेरे जो ये प्रोटॉन हैं वो डिशील्डेड होते जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा तो कार्बन पे क्या हुई, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से उसके पास जुड़े हाइड्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी बैलेंस शेल में। अब बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, डीशील्डिंग हो रही है। और डीशील्डिंग में मैंने आपको क्या मतलब बताया, 4D को बोलिए एक बार मेरे साथ, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो डीशील्डेड होगा, डीशील्डेड का मतलब हाई डेल्टा वैल्यू होगी। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर डेल्टा वैल्यू कैसी होगी आपकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ क्या कि यदि आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपन जोड़ते जा रहे हैं, -I इफेक्ट वाले ग्रुप को जोड़ते जा रहे हैं, तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट की वजह से डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अब इस इंडक्टिव इफेक्ट को अपन एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए मैंने लिया CH3X, जहाँ पे मैंने X को रिप्लेस करते जाऊँगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से कीजिए। अपने पास आएगा CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अच्छा बताइए लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की। ये तो आपको आता होगा, ये जनरल ट्रेंड है अपना। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। मैं इसको इस तरीके से दिखा देती हूँ, ठीक है। क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे भी कम और आयोडीन सबसे कम। अच्छा बताइए यहाँ पे फिर सबसे ज़्यादा जो डीशील्डेड कार्बन हुआ वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला कार्बन होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया गया हुआ है, कार्बन ज़्यादा डीशील्डेड होगा तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी मोर डीशील्डेड होगा। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर डीशील्डिंग कैसी हो रही है, कम हो रही है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे डीशील्डिंग डिक्रीज़ हो रही है। और डीशील्डिंग कम होने का मतलब क्या है, डेल्टा वैल्यू जो थी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, डीशील्डिंग के थी। जितनी ज़्यादा डीशील्डिंग उतनी ज़्यादा डेल्टा वैल्यू, 4D को याद कीजिए, ठीक है। तो डीशील्डिंग हो रही है, डीशील्डिंग कम होती जा रही है तो डेल्टा की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पे डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी। आई बात समझ में, यही जनरल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा किसमें, CH2X2 में, ठीक है। यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपका एक्सेप्शनल केस CHX3, ठीक है। यहाँ पे ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा जनरल ट्रेंड फॉलो होता है वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखते हैं वो जनरल ट्रेंड क्या होता है, CHX3, ये आपको याद करना है, ठीक है। जो चीज़ें आप एक्सेप्शनल केस है वहाँ मैं इस तरीके से हैशटैग का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो कीजिए, यहाँ होगा CHF3, CHCl3, CHBr3 और CHI3। अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा डीशील्डेड ये होना चाहिए था, यानी कि सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू इसकी होनी चाहिए थी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्या होना चाहिए था, यदि मैं इसको 1 2 3 4 नाम दूँ, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड कहता है डेल्टा के लिए किस तरीके से आना चाहिए था, सबसे ज़्यादा 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, पर ये जनरल ट्रेंड यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका आंसर आता है, यहाँ पे जो डेल्टा वैल्यू का जो ऑर्डर आता है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आएगा वो क्लोरीन वाले के लिए आएगा, देन ब्रोमीन के लिए, फिर फ्लोरीन के लिए और सबसे कम अपना आयोडीन के लिए, ठीक है। ये आपको याद करना है। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट।
अच्छा बताइए, मैंने आपको बेंजीन के लिए एक वैल्यू याद करने के लिए दी थी डेल्टा में, अगर आपने लास्ट क्लास को देखा हो, कि मैंने कहा था आप बेंजीन के लिए ये वैल्यू याद रखिए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो इस तरफ जाइए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो इस तरफ जाइए। यहाँ क्या था, मैंने आपको बोला था बेंजीन के लिए आप वैल्यू याद रखना, फिक्स कर लेना 7.2 बोला था बेंजीन के लिए। अगर इससे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हमने कोई यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा था डेल्टा वैल्यू 7.2 से कम होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपकी डेल्टा वैल्यू 7.2 से ज़्यादा होगी। देखो किस तरीके से, अगर आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कोई भी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लिया, इससे इस कार्बन सेंटर पर क्या पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है, अब ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो गया आपका, डीशील्डेड हो गया। डीशील्डेड का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब यदि बेंजीन में, ये आपकी किसके लिए वैल्यू होती है, बेंजीन के लिए, बेंजीन के साथ यदि आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा हुआ है तो वहाँ डीशील्डिंग होगी, जिससे वैल्यू 7.2 से ज़्यादा आएगी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता, लाइक देखिए आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जुड़ा हुआ है, ये एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इस कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। कार्बन सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बैलेंस शेल में, तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की बैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। शील्डिंग ज़्यादा होगी तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन में तो आपकी डेल्टा वैल्यू 7.2 से कम होती है, ठीक है। और ये जो इफेक्ट होता है ना, इसका एक ऑर्डर होता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ो, इसका ऑर्डर आप याद रखना क्या, कि ऑर्थो पर इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम पैरा पर और सबसे कम मेटा पर, ठीक है। ये ग्रुप्स का इफेक्ट होगा, ठीक है। देखो किस तरीके से, अगर आपने जोड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लाइक आपका एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH फिनोलिक है, कुछ भी है, तो यहाँ पे डेल्टा वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 7.2 से वैल्यू कम आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे केवल एक ही आपका प्रोटॉन है, ये आपका ऑर्थो प्रोटॉन होगा, ये आपका मेटा प्रोटॉन होगा और ये आपका पैरा प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, पैरा पे उससे कम और मेटा पे सबसे कम होगा। क्योंकि आपको भी पता है जब यहाँ रेजोनेंस होता है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वो ऑर्थो और पैरा रीजन में ही बढ़ेगी, और सेम अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम होती है वो ऑर्थो और पैरा से सबसे ज़्यादा होती है। मेटा जो पोजीशन होती है उस पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पर ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब आप लगाइए, मैंने बोला कि ऑर्थो पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इनका इफेक्ट इस तरीके से होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर है, इसका मतलब ऑर्थो पर शील्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, ऑर्थो की डेल्टा वैल्यू सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए आपके पास क्या ऑर्डर आने वाला है, ऑर्थो की सबसे कम, उसके बाद पैरा और उसके बाद मेटा, ठीक है। डेल्टा वैल्यू का ऑर्डर ये आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो पुल होगी वो ऑर्थो पोजीशन पर होगी, ऑर्थो पोजीशन पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल हो रही है, इसका मतलब वहाँ डीशील्डिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, यहाँ डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए जो डेल्टा का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, पैरा पर उससे कम और मेटा पर सबसे कम, ठीक है। अब आप ये वाला जो रीज़न है ना, इस चीज़ को आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि लाइक आपके पास अगेन यही एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है। ये तो रेजोनेंस जो होता है आपका ऑर्थो और पैरा पर शो होता है, आपको पता है, और ऑर्थो और पैरा पर सेम शो होता है। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम कम होगी रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो अभी तक आपको ये पता है कि मेटा पर तो रेजोनेंस इफेक्ट होता नहीं है। जब आप इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है, मेटा पोजीशन पर नहीं आता है। तो मेटा पर तो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है, अपना न्यूट्रल बना बैठा है,
तो मेटा की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा जो है वो अपना शील्डेड हो जाएगा ऑर्थो और पैरा की जगह, पैरा के रेस्पेक्ट में। अब ऑर्थो और पैरा में मुझे कंपैरिजन करना है तो माइनस आई इफेक्ट पे जाएंगे, क्योंकि ये COOH जो ग्रुप है ये माइनस एम इफेक्ट भी शो करता है, यानी कि माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई भी करता है। माइनस एम से तो मैंने ये पता कर लिया ऑर्थो पैरा मेटा वाला केस। ऑर्थो पैरा के लिए आप माइनस आई पर जाइए। अच्छा बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो पावर है, इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी, सबसे पास वाली पोजीशन ये है। मेटा पे उससे कम और पैरा पे सबसे कम। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा की में यदि अपन कंपैरिजन करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पुलिंग हुई है? ऑर्थो पर। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डी शील्डिंग कहाँ हुई है? ऑर्थो पर, इसलिए ऑर्थो का सबसे ज़्यादा आएगा और पैरा का उससे कम। और मेटा पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची ही नहीं है, ठीक है, पुली नहीं हुई है, रेजोनेंस वाली। आप जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे इफेक्ट्स का ऑर्डर किस तरीके से होता है। रेजोनेंस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे कम आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो पहले मैंने वो रेजोनेंस से अलग किए थे, फिर उसके बाद इंडक्टिव से, तो आपका ऑर्डर आता है इस तरीके से। अब आप ये वाला केस यदि आप लगाना चाहो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में तो नहीं होता, यहाँ और भी इफेक्ट वर्क करते हैं, तो इसलिए आप सीधे ऑर्डर को याद रखना। क्या? मेटा पे सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू, पैरा पे उससे कम या ऑर्थो पे उससे कम, ठीक है। यहाँ पे आपका रेजोनेंस इफेक्ट हुआ कंप्लीट।